हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में। इसका नाम है केटीजी। और ये चैप्टर जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा केमिस्ट्री में है। मतलब पढ़ोगे एक जगह, फायदा मिलेगा दो जगह। आइए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मूले और फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर्स में सीईटी पूछे गए हैं। सबसे पहले भाई साहब मैंने पूरा भर दिया, गैस लॉस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे फंडामेंटल चीज पूरे चैप्टर के लिए, लेकिन बहुत जरूरी। सबसे पहले बच्चों, बॉयल्स लॉ क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज P2 V2। अच्छा, इतना हर किसी को पता है, बट जो सवाल बनते हैं वो देखो दो तरह के सवाल हैं। एक है कि परसेंटेज चेंज तब जब प्रेशर या वॉल्यूम में चेंजेस 5% से कम हो, और दूसरा जब चेंजेस बड़े हो। तो जब बड़े चेंज हो तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 करके निकाल लेना है ना। अच्छा, सिमिलरली यही परसेंटेज चेंज बाकी लॉस के लिए वैलिड है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है चार्ल्स लॉ में क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V2 by V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V2 by V1 इज T2 by 2L। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो प्रेशर लॉ। अब उसमें क्या, गेलोजोक्स लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P2 by P1 इज T2 by T1। बस ध्यान क्या देना, ये सारे टेम्परेचर के लिए में होने चाहिए। अच्छा, ऐड करोगे तो क्या आएगा, कंबाइन करने से सबसे जरूरी इक्वेशन पूरे चैप्टर में हर जगह काम आने वाला, PV इज इक्वल टू nRT। बस ध्यान देना, R की वैल्यू 8.314 मत लिखना, आप लिखना 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन, आसान हो कैलकुलेशन। एक और इसका फॉर्म क्या है, PM इज इक्वल टू रो RT, PM P प्रेशर, MW मोलर मास। बस ध्यान देना इसमें भी मोलर मास जैसे कि हाइड्रोजन, तो ये होना चाहिए 2 ग्राम पर मोल, नहीं 2 × 10⁻³ kg पर मोल, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट kg पर मोल है ना। अच्छा, एक ऐसा भी सवाल आएगा, कंटेनर में गैस भरा हुआ है, उसको बेसिकली एक्सपैंड किया, वॉल्यूम चेंज किया, टेम्परेचर गया चेंज, तो वो सब के केस में सब रहेगा सेम, बस सब रहेगा डिफरेंट, बस नंबर ऑफ मोल्स रहेगा सेम। इसलिए P1 by V1, P1 V1 by T1 इज P2 V2 by T2 आता है आइडियल गैस इक्वेशन से ही। जैसे कि एक सवाल बहुत ही सिंपल, मतलब PV इज इक्वल टू nRT पे इतने सवाल है चैप्टर में कि मैं क्या बताऊं। देखो, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोथ हैव द सेम मास, सेम वॉल्यूम एंड सेम प्रेशर। चाहिए क्या, रेशियो ऑफ टेम्परेचर। ए भाई सुनो ना, पहला गैस ऑक्सीजन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू M by MWRT। ये सारा टर्म कांस्टेंट, तो साफ समझ में आ रहा है कि मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैसा ही देखो, ये इक्वेशन क्या है, इसमें डेंसिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ B, मतलब इसमें लगाना है डेंसिटी वाला फॉर्मूला, कौन सा, PV इज इक्वल टू nRT वॉल्यूम वाला, PM इज इक्वल टू रो RT डेंसिटी वाला। आइए बच्चे, सिमिलरली मैंने आपको बताया है, इसमें देखो 4% से कम है, इंक्रीज बाय 4%, तो स्मॉल चेंजेस जब भी 5% से कम हो तो उसके लिए हमें पता है करना क्या है। अ गैस इज कंटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड बोले तो वॉल्यूम कांस्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर इज 100, प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4%, इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाया तो टेम्परेचर भाई वॉल्यूम कांस्टेंट, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सिंपल फॉर्मूला डेल्टा P by P इज इक्वल टू डेल्टा T by T। अब परसेंटेज चाहिए ना, तो दोनों साइड कर देना 100%, काम हो गया, शॉर्टकट, क्योंकि भाई साहब 5% से कम चेंजेस है। सिमिलरली हाँ, इसमें देखना, इसमें चेंजेस ज्यादा हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर फॉर्मूले से किया है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है आरएमएस वेलोसिटी, फॉर्मूला सबको पता है, √3RT by M, आता कहां से है, P इज इक्वल टू 1/3 rho VRMS से। अब काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV, ये 3/2 nRT कौन सी, सर ये है बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 KT। टोटल काइनेटिक एनर्जी में सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड होगा तो F/2 nRT। चेंज निकालना हो तो डेल्टा T, चेंज यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा रखना सर केल्विन में, है ना। अच्छा, VRMS का रेशियो, दो डिफरेंट गैसेस डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा हुआ, अलग अलग मोलर मासेस, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, है ना। चलो सवाल देखो, कितना सिंपल सवाल पूछा है। अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर occupies volume V. The gas undergoes a rise in temperature so that RMS velocity of molecule is doubled. ये भाई RMS velocity ये डबल कब होगा रे, RMS velocity अगर इसको डबल होना है मतलब टेम्परेचर पक्का 4 टाइम्स होगा, और अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा तो भाई साहब वॉल्यूम भी तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट ही है। करेक्ट है, कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां भी देखो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी कंपेयर करना है, अलग अलग टेम्परेचर पे मोलर मास तो होगा ही अलग अलग। सिमिलरली ये भी वैसा ही, देखो परफेक्ट गैस ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, टू वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, आरएमएस स्पीड क्या होगा, जब टेम्परेचर में ही चेंज नहीं हुआ तो आरएमएस वेलोसिटी में क्यों होगा चेंज भाई, सेम रहेगा ना।
चलिए सिमिलरली देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है भाई। चलिए नेक्स्ट देखो, इमिसिव पावर, बहुत जरूरी फॉर्मूला। इमिसिव पावर क्या होता है भाई? इमिसिव पावर इज Q/AT। कोई भी ब्लैक बॉडी 1 सेकंड में उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना हीट रिलीज करता है या सराउंडिंग से कितना एब्जॉर्ब करता है, ये क्या है? Q/AT। फॉर्मूला आपको पता है, टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए? केल्विन में। और अगर ब्लैक बॉडी होगा तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1, अगर ऑर्डिनरी होगा तो ई लगा देना हर जगह पे। अच्छा, उसके बाद विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। सर जिस टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ, जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, उसका जो वेवलेंथ मैक्सिमम तब होगा जब टेम्परेचर सबसे कम होगा। सिंपल सा लॉजिक। टेम्परेचर बढ़ेगा, इमिसिव पावर बढ़ेगी, इमिसिव पावर बढ़ेगी तो हाई एनर्जी के रेडिएशन निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ वैसे भी कम होने वाला है। करेक्ट है? हाँ। अगर ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एमिटर, टी टेम्परेचर है, टी नॉट सराउंडिंग का है, इमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, तो नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या आया? सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। मैं मान के चल रहा हूं कि इसका खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। ऑर्डिनरी बॉडी में बस क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या एमिसिविटी से मल्टीप्लाई। चलो देखो फॉर्मूला भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियाई R1 R2 विद सरफेस टेम्परेचर T1 T2 रेडिएट द सेम पावर। पावर सेम है, ब्लैक बॉडी है, तो क्या होगा? ई सिग्मा ए बोले तो 4 पाई R1 स्क्वायर T1 का पावर 4 इज इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर T2 का पावर 4। ये लो 4 पाई कैंसिल, तुमसे पूछा है R1/R2 क्या है इसमें। सिमिलरली इसमें देखो, वेवलेंथ क्या हो गया? ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम पावर P एंड मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा। टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ λ/4। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेवलेंथ λ/4 तो टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ गया। टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो आपको पता है पावर उसके पावर 4 से बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट भाई साहब, फिर से वही डायरेक्ट फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पे dQ/dt इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी का पावर 4। ए इज एरिया। सिमिलरली सर टेम्परेचर बढ़ाया 50% से, तो बताओ पावर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना से बढ़ेगा? उसके पावर 4 से बढ़ेगा भाई। निकाल लेना फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके। हाँ जी, नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये पेज सबको पता है, केमिस्ट्री में भी था, बहुत एक्सप्लेन करूंगा नहीं, सबको पता है। CP/CV गामा होता है, CP/CV गामा होता है, CP - CV इज इक्वल टू R होता है, सारी बातें सबको पता है। हाँ, काम की बात, सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। सिमिलरली इसमें क्या है भाई साहब? एक इंसुलेटेड कंटेनर है, गैस है मोनोएटॉमिक, मोलर मास है m, कंटेनर मूव हो रही है v से, अगर रोक दिया तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा भाई साहब? रोकेगा तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही तो टेम्परेचर में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हाफ mv² इज 3/2 NR डेल्टा T। क्यों? मोनोएटॉमिक है इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया है। चलिए सिमिलरली मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत काम की चीज, शायद कहीं नहीं लिखी हुई सब बातें बता रहा हूं। अगर एक कंटेनर है, सुनो, इसमें आइडियल गैस भरा है, नंबर ऑफ मोल्स N1, अनदर कंटेनर N2, दोनों को खाली कर दिया एक तीसरे कंटेनर में, तो प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, बट इतना कंफर्म है कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो लगा लो आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन का ही एप्लीकेशन था। अच्छा, CV मिक्सचर N1CV1 प्लस N2CV2 बाई N1 प्लस N2, CP मिक्सचर N1CP1 प्लस N2CP2 बाई N1 प्लस N2। बच्चों क्या लगता है कि गामा मिक्सचर इज इक्वल टू, गामा मिक्सचर भी ऐसे ही हो जाएगा, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2, नहीं, गलत होता है वो। गामा मिक्सचर इज CP मिक्सचर बाई CV मिक्सचर, आपको इसको इससे डिवाइड करना होगा। आ रही बात समझ में? ऐसे क्या देख रहे हो, सही पढ़ा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है भाई, F की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। चलिए, ये मिक्सचर की बात कर रहा है, मैंने मिक्सचर डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है कि भाई साहब CP मिक्सचर निकालते कैसे हैं? N1CP1 प्लस N2CP2 बाई N1 प्लस N2। हाँ जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, भाई साहब तो हर जगह पहुंच गए थे। रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज माइनस के एवरेज थीटा माइनस थीटा नॉट। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, तुम कितना भी सवाल कर लो, हर सवाल में एक ही होगा। इतना सफिशिएंट डेटा दिया रहेगा कि तुम इस फॉर्मूला को 2 बार यूज कर सको, और 2 बार यूज करने के बाद उनको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और अगर मान लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का चेंज स्मॉल हो, 10 से ज्यादा, 10 से कम हो, तो एवरेज की जरूरत नहीं लेनी होती है। अगर 10 से ज्यादा टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो एवरेज फिर लेना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा। अच्छा, एक और चीज, सर Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, M इज मास, S स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो dQ/dt मतलब अगर कोई बॉडी अपना हीट रिलीज कर रही है तो टेम्परेचर भी कम होगा ना भाई। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट में और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ कूलिंग में ये रिश्ता क्या कहलाता है? पवित्र रिश्ता। dQ/dt इज MS dt/dt।
कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम। चलिए अब जैसे कि देखो टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का फॉल कर गया, कहां से कहां, 365 से 359, तो भाई साहब चेंजेस ज्यादा है ना, तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा। यही फॉर्मूला 2 बार पुट करो, डिवाइड करो, आंसर आएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 627 with the rate of loss of heat from the same sphere at 327 if the temperature of the surrounding is 27। इसमें बच्चा गलती करता है, उसे क्या लगता है कि सर खुद का टेम्परेचर स्फीयर का 627, सराउंडिंग का 27, तो सिर्फ रिलीज करेगा सर, एब्जॉर्ब कैसे करेगा भाई? आइडियल ब्लैक बॉडी है। आइडियल ब्लैक बॉडी होता क्या है भाई साहब? आइडियल एब्जॉर्बर है, आइडियल एमिटर है। खुद की टेम्परेचर की वजह से रिलीज करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से एब्जॉर्ब करेगा। कब करेगा? सराउंडिंग वाला 10 केल्विन पर भी रहेगा ना भाई साहब, -200 डिग्री सेल्सियस, -263 डिग्री सेल्सियस, तब भी वो क्या करेगा? वहां से हीट ले लेगा। ठीक है, चलिए क्या था, अब बारी है सबसे जरूरी सवालों की, क्या छोड़ना है। जो पेपर एनालाइज हमने किया उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन इन आरएमएस वेलोसिटी ड्यू टू प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी बहुत कम सवाल है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे इक्का तुक्का कभी देखा है कितने सालों में। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड भी है और डिफिकल्ट भी है और नहीं भी आते हैं, लाइक बॉयल्स लॉ के ग्राफ को चेंज कर दो चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ को चेंज कर दो बेसिकली केलुजस लॉ में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मुझे लगता है कि इन सारे टॉपिक से सवालों के आने की संभावना बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पीवाईक्यू सीरीज आपको पता है राइट एंगल बैच से करना है। थैंक यू।